पौधों की अच्छी वृद्धि स्वस्थ जड़ों और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी पर निर्भर करती है, जहां जड़ों या तने के आसपास अतिरिक्त पानी खड़ा ना हो। अत्यधिक गीली और सूखी मिट्टी से पौधे में दबाव पड़ता है, जिससे जड़ रोगों का प्रभाव अधिक हो जाता है। जड़ों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जिस मिट्टी में अच्छी जल निकासी नहीं है या जल भराव की संभावना है, वहां ऑक्सीजन कम हो जाती है। इससे पौधे का विकास रुक जाता है और जड़ रोग होने की संभावना अधिक हो जाती है। गीली मिट्टी में क्षतिग्रस्त हुई जड़ों वाले पेड़ सूखे की स्थिति का सामना करने में सक्षम नहीं होंगे। खड़ी या ढलान वाली भूमि अच्छी जल निकासी की गारंटी नहीं देती है, खासकर जब सीढ़ीदार हो। खराब जल निकासी वाली मिट्टी की उपसतह परतें खड़ी ढलानों पर भी सतह परतों में जलभराव का कारण बन सकती हैं। मिट्टी में स्लेटी रंग, नारंगी रंग, जंग के निशान या सड़े हुए अंडे की गंध पानी की अधिकता का संकेत है। सभी जड़ रोग से जुड़े हो सकते हैं। फाइटोप्थरा, सीडलिंग ब्लाइट और मल्टीपल माइनर रूट पैथोजेंस जैसी जड़ की बीमारियां गीली या खराब जल निकासी वाली मिट्टी में बहुत अधिक पनपती हैं। फाइटोप्थरा ज्यादातर सेब के बगीचों में मौजूद है और शायद सेब की सबसे महत्वपूर्ण जड़ बीमारी है, जो गीली मिट्टी में जड़ों और सिरों पर हमला करती है, जिससे पेड़ का कम विकास या पेड़ की मृत्यु हो जाती है। फाइटोप्थरा में तैरने वाले बीजाणु होते हैं, जो मिट्टी में तैरकर जड़ों को संक्रमित कर सकते हैं। ये जूस्पोर सूक्ष्म होते हैं और केवल कुछ सेंटीमीटर ही तैरते हैं। वे संक्रमित करने के लिए पूरी तरह से पानी पर निर्भर हैं, इसलिए मिट्टी की संतृप्ति या जलभराव से बचने से फाइटोप्थरा संक्रमण काफी हद तक कम हो जाएगा। भारत में सेब की एक अन्य महत्वपूर्ण बीमारी है सीडलिंग ब्लाइट, जो एथीलिया या स्क्लेरोटियम रोफसाई फंगस के कारण होती है। सीडलिंग ब्लाइट आमतौर पर युवा पेड़ों की एक बीमारी है। नर्सरी में या बगीचे लगाने के बाद पहले कुछ वर्षों में ये निचले तने और ऊपरी जड़ों के आसपास सिरों के सड़ने का कारण बनता है। ये फंगस मिट्टी के स्तर पर तने के चारों ओर सफेद जाली को बनाता है, जो आसपास की मिट्टी में फैल जाता है। इसके अलावा कई छोटे सरसों के बीज जैसे स्क्लेरोटिया दिखाई देते हैं, जो शुरू में सफेद या क्रीम रंग के होते हैं और परिपक्व होने पर चॉकलेट ब्राउन रंग के होते हैं। फाइटोप्थरा की तरह सीडलिंग ब्लाइट अक्सर गीली मिट्टी में अधिक गंभीर होती है। युवा पौधों में निचले तने के आसपास खरपतवार की वृद्धि से ये और भी बदतर हो जाता है। स्पेसिफिक एप्पल रीप्लांट डिजीज अक्सर प्रतिरोपित बगीचों में एक गंभीर समस्या है। ये कई अलग अलग जीवों के कारण होता है। इसके परिणाम स्वरूप पौधों की स्थापना और विकास बहुत अवरुद्ध होता है। पुनः रोपण से पहले साड़ के संक्रमण को कम करने पर विचार किया जाना चाहिए। जड़ रोग नियंत्रण का सबसे अच्छा तरीका है कि मिट्टी में पानी के ठहराव को रोकना। रोपण के बाद मिट्टी की जल निकासी और जड़ रोग का प्रबंधन करना अधिक कठिन होता है। मृदा जल प्रबंधन का सबसे अच्छा समय बाग के रोपण से पूर्व तैयारी है। रोपण से पहले पर्याप्त नालियों को बनाने से मॉनसून के दौरान अतिरिक्त पानी को जल्दी से निकालने में मदद मिलेगी, जिससे पेड़ों को जलभराव से बचाया जा सकता है। ऐसे स्थान जहां पर्याप्त जल निकासी का प्रबंध नहीं है, वहां ऊंचे टीले पर पेड़ लगाने से जड़ क्षेत्र के आसपास से अतिरिक्त पानी को निकालने में मदद मिलेगी। माउंडिंग को कभी भी पौधरोपण के बाद नहीं किया जाना चाहिए, नहीं तो जड़ क्षेत्र में अधिक पानी खड़ा होने से जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और खराब हो जाएगी। भारी चिकनी मिट्टी में जिप्सम मिलाने से मिट्टी की संरचना और जल निकासी के सुधार में मदद मिलेगी। अधिकांश मिट्टी के प्रकारों में कार्बनिक पदार्थों जैसे गोबर की खाद या अन्य गली सड़ी खाद को रोपण से पूर्व मिलाने से मिट्टी की समग्र स्थिति में सुधार हो सकता है। रूट स्टॉक का चयन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ रूट स्टॉक खराब मिट्टी पर दूसरों की तुलना में बेहतर तरीके से उगते हैं। किस रूट स्टॉक का उपयोग करना है, इसका चयन करते समय पेड़ की ओजस्वता, जड़ों की गहराई, रोग प्रतिरोधक क्षमता, पानी की आवश्यकता और प्रतिकृति रोग सहिष्णुता इत्यादि पर विचार किया जाना चाहिए। कमजोर रूट स्टॉक्स जैसे M9 अत्यधिक गीले और सूखे की स्थिति में अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं। M111 रूट स्टॉक इसका एक बेहतर विकल्प होगा। MM106 रूट स्टॉक फाइटोप्थरा के लिए अति संवेदनशील है और भारी या खराब जल निकासी वाली मिट्टी के लिए अच्छा विकल्प नहीं है। रोग प्रतिरोधक क्षमता और विकास में अत्यधिक परिवर्तनशीलता के कारण सीडलिंग रूट स्टॉक्स के प्रयोग से बचना चाहिए। रोपण के समय सुनिश्चित करें कि ग्राफ्ट यूनियन मिट्टी के स्तर से काफी ऊपर हो। इससे मिट्टी में पाए जाने वाले विषाणुओं का पौधे की कलम पर पनपने की संभावना कम होगी।
तथा ये ग्राफ्ट यूनियन के ऊपर से अवांछित जड़ों को निकलने से भी रोकेगा। रोपण पूर्व जल निकासी की तैयारी सबसे महत्वपूर्ण है। रोपण के बाद के कुछ तरीके जो जल निकासी में सुधार करने में मदद कर सकते हैं। अगर पौधे के तौलिए की मिट्टी में अच्छी जल निकासी ना हो तो ये जड़ रोग की समस्याओं को बदतर बना सकते हैं। इससे अतिरिक्त पानी जड़ों और तने के निचले हिस्से के आसपास लंबे समय तक जमा रहता है। इसलिए पौधे के तौलिए बनाने की सलाह नहीं दी जाती है। लेकिन यदि तौलिए बनाए गए हैं तो उन्हें मानसून के दौरान खोला जाना चाहिए, जिससे पानी निकल जाए और तने के आसपास पानी खड़े होने से रोका जा सके। रोपण के बाद भारी मिट्टी में जिप्सम मिलाने से मिट्टी के छिद्रों व हवा के संचार में सुधार करने में मदद मिल सकती है। पेड़ों को अधिक पानी देने से बचें। मिट्टी को कभी भी सैचुरेट नहीं करना चाहिए। यदि ड्रिपर या स्प्रिंकलर सिंचाई का उपयोग कर रहे हैं तो इन्हें तने के पास ना लगाएं। जमीन को खरपतवार से मुक्त रखें, खासकर नए पौधे के तने के आसपास। इससे नए पौधों के साथ खरपतवार की प्रतिस्पर्धा कम होगी तथा ये सीडलिंग ब्लाइट के संक्रमण को भी कम करेगा। फाइटोप्थेरा नियंत्रण के लिए फॉस्फाइट जैसे कवकनाशी का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इसे अंतिम विकल्प के रूप में देखा जाना चाहिए। बेहतर मिट्टी और जल निकासी करके ऐसी बीमारियों का प्रबंधन करना ज्यादा आसान है। स्वस्थ उत्पादक पेड़ उगाने के लिए अपनी मिट्टी के प्रकार को समझना महत्वपूर्ण है। बाढ़ आशंकित या खराब जल निकासी वाली मिट्टी जड़ की बीमारी का कारण बनती है, जिसके परिणाम स्वरूप पेड़ की वृद्धि और स्वास्थ्य खराब होता है। रोपण के बाद कुछ उपाय संभव हैं, परंतु वो उतने प्रभावी नहीं हैं। इसलिए मिट्टी की अच्छी जल निकासी और रोपण से पहले की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है।